नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड मूसा के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी करेगी एसटीएफ, इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, कहा अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस की आड़ ले रही भाजपा। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूके SSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यूके SSC पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा पर इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही एसटीएफ मास्टरमाइंड मूसा के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का वारंट भी जारी करेगी। एसटीएफ मूसा के साथ ही योगेश्वर राव की भी तलाश कर रही है। दोनों की तलाश में अब तक दर्जनों दबिश लखनऊ और आसपास के इलाकों में दी जा चुकी है। मामले में एसटीएफ अब तक 34 लोगों को दबोच चुकी है। 2 दिन पहले मास्टरमाइंड मूसा समेत 21 के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव फरार चल रहा है। मूसा के दुबई भागने की और योगेश्वर राव के नेपाल भागने की लगातार चर्चा है। यूके SSC पेपर लीक मामले पर जिस तरह से एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, उसका जो मास्टरमाइंड है उसको लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। उस पर इनामी जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। जिस तरह से एसटीएफ कार्रवाई में जुटी है, एक्शन में जुटी है, वो काफी ज्यादा तेज दिख रहा है। गैर जमानती वारंट भी किस तरह से जारी कर दिया गया है। यूके SSC पेपर लीक मामले पर एसटीएफ लगातार एक्शन लेने में जुटी हुई है। घोटाले के आरोपियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। गैर जमानती वारंट एसटीएफ जारी करेगी। जिस तरह से लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, आप देख सकते हैं कि यूके SSC पेपर लीक मामले पर एकदम सख्त दिख रही है एसटीएफ। घोटाले के आरोपियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पर भी आरोपी हो, लेकिन ये जो एसटीएफ की कार्रवाई है ना, उससे कहीं ना कहीं उनमें खौफ की स्थिति तो जरूर पैदा होगी। एसटीएफ की कार्रवाई से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे घोटाले के आरोपी। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि लगातार एसटीएफ यूके SSC मामले पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, वो एक तरह से देखने की बात है और बहुत ज्यादा प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं वन दरोगा भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, जिसमें अब तक एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वन दरोगा के 316 पदों के लिए साल 2021 में 16 सितंबर से 25 सितंबर तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं करवाई गई थी, जो कि 18 शिफ्टों में हुई थी। एसटीएफ की जांच में भर्ती में अनियमितताएं पाई गई थी और भर्ती में हुए घोटाले की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने भी इस परीक्षा में हुए घोटाले की पुष्टि की बात को कबूल किया है। उनका कहना है कि ये सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई हैं। अब जिस प्रकार से जांच आगे बढ़ेगी, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार भर्ती घोटाले पर धामी सरकार सख्त दिख रही है।
से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधनिष्ठ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए हैं। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। अब प्रदेश में गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के हर जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जाएंगे। बच्चों की देख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। सरकार ने नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की जाए। जो पहल है वो काफी ज्यादा अच्छी पहल मानी जा रही है। गरीब, अनाथ बच्चों के लिए एक हॉस्टल तैयार करेगी उत्तराखंड सरकार, जिसमें उनको शिक्षा भी मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। अच्छी सुविधाओं के साथ एक हॉस्टल तैयार किया जाएगा। ये एक तरीके से ऐसी पहल है जो नौनिहालों का भविष्य संवार देगी। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। जिले में अब तक 55 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों में फुल ड्रेस कोड लागू करने को कहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर महीने में डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका जताई है। इसके साथ ही विभाग का कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद डेंगू के केसों में कमी आने लगेगी। उन्होंने कहा है कि लोगों को डेंगू के प्रति सचेत होने की जरूरत है और इस मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले को लेकर धामी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब भाजपा कांग्रेस की आड़ ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि भाजपा के नेता कांग्रेस के घोटाले गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि खुद भाजपा राज में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्जई हाउसिंग घोटाला, सिडकुल घोटाला, 56 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाला भाजपा सरकार की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाप भारतीय जनता पार्टी ढोने का काम कर रही है और तमाम तथाकथित हमारे समय के घोटाले वहां गिनाए गए। मैं अब पहली बात तो सिलसिलेवार पूछना चाहती हूं कि स्टर्डिया घोटाला किसके समय का है, सिडकुल घोटाला किसके समय का है, कुंभ घोटाला किसके समय का है, 2010 का भी, और अभी हाल ही में हुआ कुंभ, उसमें भी कुंभ टेस्टिंग घोटाला हुआ, ये किसके समय का है। 2018 में जो 917 लेक्चरार के पदों पर भर्ती हुई वो किसके समय पर गड़बड़झाला हुआ। वन दरोगा भर्ती 2019 में हुई वो संदेह के घेरे में है, वो किसके कार्यकाल में हुआ। 21-22 में जो UKSSC पेपर लीक मामला हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल के घोटाले गिनाकर अपने दामन को पाक साफ दिखाना चाहती है और अपने घोटालों को छुपाना चाहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। हम आपको बता दें, लगातार 70 साल के बुजुर्ग ने
पत्नी की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पत्नी ने हत्या कर दी है, लोहे की रॉड से सिर पर वार किया है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या है आखिर ये पूरा मामला, क्यों हत्या कर दी? देखिए, ये इस हत्या की वजह आपसी विवाद माना जा रहा है कि आपसी कलह की वजह से पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बुजुर्ग ने गुस्से में आकर छत से सरिये से उन्होंने वार किया है और पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को गिरफ्तार करके ले गए ये है पुलिस। पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर के बाद डिटेल पता चल पाया कि क्या है, क्यों ये बुजुर्ग ने हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली कि आपसी विवाद की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया है इस घटना को। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रमेला डुंगरी गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है और 2 पुलों का शिलान्यास भी किया है। बता दें कि रमेला डुंगरी और निकाना गांव में साल 2010 और 2013 में आई आपदा में पुल बह गया था, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब मंत्री रेखा आर्य ने करीब 285 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास कर दिया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इन पुलों से दर्जनों गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। ये पुल ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का प्रवाह हमेशा से रहा है और नदी के प्रवाह में आर पार जो है हमारे गांव बसे हुए हैं और ये पुल जो है वो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी गर्भवती महिलाएं भी, हमारे अस्वस्थ व्यक्ति, सभी ग्रामवासी जो है आवागमन का काम करते हैं। जो कि 2010 की आपदा हो, 2013 की आपदा हो, दोनों ही आपदाओं में हमारे 2 ये महत्वपूर्ण पुल, जो कि एक नैकाना में और दूसरा रमेला डुंगरी में था, वो बह गए थे, जिसके कारण से आज तक वह पुल नहीं बन पाए थे और जिसमें डिज़ाइन से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें ऐसा था और कुछ कोरोना कालखंड के कारण जो है काम में पिछड़ा हो गया था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे क्षेत्र की आवाज़ सुनी, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने का आज मुझे लाभ यह हुआ कि आज हम इन दोनों ही पुलिया का जो है आज शिलान्यास किया गया। समस्त हमारी ग्रामीण महिलाएँ आज बेहद खुश हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लक्सर के खंड विकास कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने और उनके विक्रय के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। खंड विकास अधिकारी पवन सैनी के मुताबिक 7 सितंबर तक नामांकन जमा करने की तिथि नियत की गई है और इसी दौरान नामांकन पत्रों की विक्रय प्रक्रिया भी होगी, जिसको लेकर खंड विकास कार्यालय में 12 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 8 प्रधान पद और 4 काउंटर की संख्या ग्राम पंचायत सदस्य पदों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही कार्यालय में पेयजल की व्यवस्था समेत बूथ काउंटर भी स्थापित किए गए हैं और चुनाव को लेकर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। 26 सितंबर को पंचायत चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कल माननीय सीडीओ साहब भी आए थे, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके शासन की जो व्यवस्था है उसके अनुसार 12 काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें 8 काउंटर तो ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के लिए हैं और 4 काउंटर क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए लगाए गए हैं, जिनमें सभी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है ब्लॉक लक्सर में, जिसमें 8 ग्राम प्रधान के काउंटर बनाए गए हैं और 4 बीडीसी के और 2 पर वोटर लिस्ट दी जाएगी
सभी काउंटरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी परिसर के अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए चारों तरफ पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो 6 महीने से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन से उनकी लगातार बात हो रही है, लेकिन हर बार प्रशासन आश्वासन देकर टाल मटोली कर रहा है और उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री द्वारा 500 रुपए प्रतिदिन सफाई कर्मचारी को वेतनमान दिए जाने की घोषणा के बावजूद भी अब नगर निगम ने वो शासनादेश नहीं किया है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया है, जो कि उनका उत्पीड़न है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उनकी मांग नहीं मानेगा तो वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद। 6 माह पूर्व से एक 11 सूत्रीय मांग पत्र लेकर उनसे वार्ता की जा रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अभी तक कोई वार्ता हमारी सफल नहीं करी, जो कि शासनादेश अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पर्यावरण स्वच्छता समिति, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग इन कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति मानदेय बढ़ाया गया था, जो कि नगर निगम प्रशासन ने आज तक नहीं दिया, जो कि 10 अप्रैल को बढ़ाया था। जब भी हम कोई बात रखते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि नगर निगम प्रशासन अनावश्यक खर्चे कर रही है, गाड़ियों में खर्चा कर रही है, ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, या हर कमरे में एक एसी लगाई जा रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए एक पैसा नहीं है। क्लियर मना करते हैं, आपको जो हो वो कर लीजिए। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक प्रदेश में लैंगिक अनुपात में समानता लाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म से लेकर वयस्क होने तक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे देवभूमि को देवियों के रूप में जाना जाएगा। हमारा यह प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूँ कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी के भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। रुड़की में हरिद्वार दिल्ली हाईवे से सटे शंकरपुरी गांव में संदिग्ध बुखार से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई है, जिससे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में बुखार से बड़ी संख्या में ग्रामीण संक्रमित हैं। कई ग्रामीणों में डेंगू रैपिड पॉजिटिव भी आ चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है और लोगों की जांच कर रही है। बता दें कि रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 100 से ज्यादा बुखार पीड़ितों के खून के सैंपल लिए थे, जिनकी एलाइजा जांच कराई जा रही है। वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से गांव में बुखार का प्रकोप चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही अभी तक गांव में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, जिससे लोग बुखार की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। फीवर था और ये बता रहे हैं कि ये SRM हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका वहीं टेस्ट कराया। कल हमारी टीम भी आई थी, यहाँ पे कैंप लगाया था, पर इन्होंने पहले दूसरी जगह टेस्ट करा दिया, फिर ये वहाँ पर नहीं आए हमारे पास। और उसके बाद नाइट में कल रात को फिर उसे फीवर हुआ और उसको फिर दोबारा से ये वहाँ लेके गए। उन्होंने शायद ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ाया, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई।
चंपावत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों ने मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश बिष्ट के निर्देश पर डीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो 12 सितंबर से देवीधुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। राहुल सती ने कहा कि देवीधुरा अस्पताल में मरीजों के लिए 15 बेड लगाए जाने हैं, ईएनटी सर्जन की तैनाती, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन लगाए जाने हैं समेत कई मांगे सरकार से की गई हैं, जिससे यहां ग्रामीणों को परेशानी ना हो। हमें ये बात कही गई कि वहां पर बैंक का स्थानीकरण होगा। हमसे ये बात भी कही गई कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण होगा, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। इसको लेकर आने वाली 12 तारीख से यदि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता तो क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के द्वारा उनके साथ मिलकर हम लोग फिर वहाँ पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। चंपावत जनपद जो आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम चंपावत को आदर्श जनपद बनाएंगे, तो उसके दूरस्थ क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है देवीधुरा। हम सिर्फ जिले के एक दूरस्थ गांव को देखकर नहीं, वो 3 जिलों का केंद्र है, त्रिवेणी है, तो उस त्रिवेणी को ध्यान में रखकर भी देवीधुरा में स्वास्थ्य सुविधाओं का, शिक्षा व्यवस्थाओं का और जो बैंक से संबंधित सुविधाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। सरकार के डाउनग्रेड वेतन के फैसले को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने बैठक की है और डाउनग्रेड वेतन का विरोध किया है। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार द्वारा हाल में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वो कर्मचारियों के लिए घातक है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी के जरिए सीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला सरकार वापस नहीं लेगी तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। डाउनग्रेड के संबंध में हमारे महासंघ द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम दिया है। सर्वप्रथम हमने ज्ञापनों के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचाया है। तत्पश्चात भी अगर शासन इसमें बेरुखी करता है या इनको नहीं मानता है तो हमारा एक कार्यक्रम रहेगा कि हम पूर्णतः आंदोलन की ओर कूदेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके ही दम लेंगे। ये हमारी महासंघ की पूरी प्रतिबद्धता है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटद्वार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से देवभूमि खेल चेतना यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें शिरकत करने पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने खेल चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि खेल जगत फाउंडेशन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में खेल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कोटद्वार में भी अनेक स्टेडियम है, हालत अच्छी नहीं है, उनको सुधारने पर मेरी बातचीत कोचेस से, मैं यहाँ भी आई थी और बातचीत हुई और धीरे धीरे हम प्रयास में हैं कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं, और खुशी होती है कोटद्वार में काफ़ी स्टेडियम्स हैं, कि हम इनको थोड़ा सा और अच्छा सुदृढ़ कर पाएँ ताकि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से इस यात्रा का आगाज हमने 25 मई से हमने किया था उधम सिंह नगर से, और कुमाऊं मंडल की यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी द्वारा गढ़वाल मंडल की यात्रा आज हमारी कोटद्वार से प्रारंभ हो रही है और आज हम लोग कोटद्वार के बाद पौड़ी, गढ़वाल और विभिन्न जनपदों में हम लोग जाने वाले हैं और उसके बाद 16 सितंबर को देहरादून में इसका समापन होगा। पौड़ी में बीजेपी के जिला प्रचार मंत्री राम भक्ति लाल अपनी बेटी के शव के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बता दें कि मंत्री की बेटी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, जो कि बीती 4 जून को बद्रीनाथ हाईवे के पास कार दुर्घटना में लापता हो गई थी, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते मंत्री ने सीएम से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक लापता बेटी को खोजने की गुहार लगाई है।
सर जी, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी के पास तो गया था सर, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मतलब ये है कि तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की दिला दीजिए, आप किसी भी यंत्रों द्वारा निकाल दीजिए लड़की को और मैं लड़के की अंत्येष्टि कर दूंगा और मुझे शांति हो जाएगी। अब उन्होंने पत्र ऊपर भेजा कि नहीं भेजा उसके मैं नहीं जानता सर। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।